चलिए तो हम लोग अभी डाउट डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक पे, रैंक वाले पे, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक पे अभी डाउट डिस्कस कर रहे थे, ये लास्ट क्लास में किया था इतना वाला ये पोर्शन, और इस पे हम लोग डाउट डिस्कशन कर रहे थे। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हो गया। तो इस पे एक अलग असाइनमेंट है जो बता रहा था मैं, और बाद में कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू, है ना, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर आज टाइम मिला तो लगा कि बहुत डिफिकल्ट है नहीं, तो आज भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितना टाइम हुआ है अभी, तो है ना, है हो सकता है, तो अगर होगा तो आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये है। तो नेक्स्ट क्लास से फिर क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देसी फॉर्म नहीं है क्या? कौन सा फॉर्म? देसी फॉर्म, जॉर्डन केमिकल फॉर्म। नहीं, ये सब नहीं है यहाँ पे, जैम में नहीं है वो सब। तो जो एक्स्ट्रा है, जो गेट में है, वो हम गेट वाले बैच में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ये टॉपिक ऐसे नया नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 9th में भी एक चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 12th में था लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक। तो वही यहाँ पे अब जनरलाइज हो रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं लिखूं पहला पॉइंट इन 1 वेरिएबल, तो ये जस्ट 1 वेरिएबल है, तो सिंपली आपका इस तरह से हो जाएगा ax प्लस बी बराबर 0 टाइप का, ऐसा समझ लो, या ax इज इक्वल टू बी। सो ये है। फिर इन 2 वेरिएबल, आप 2 वेरिएबल में क्या है कि लाइक ax प्लस by इज इक्वल टू c। इन 3 वेरिएबल, तो अब ये सब आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इसी को हमें जनरल केस में पढ़ना है कि लाइक 3 वेरिएबल आते हैं ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये है। तो ये सिंपल सिस्टम नहीं है, सिस्टम मतलब होता है ग्रुप। सिस्टम का मतलब यहाँ पे ग्रुप या फैमिली, फैमिली ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे फैमिली मतलब यहाँ भी एक एक बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन कितना लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, m इक्वेशन n वेरिएबल है ना। चलो अभी n वेरिएबल इन n वेरिएबल्स। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक इक्वेशन लिखे अगर हम, क्या लिखेंगे? a1 x1 a2 x2 an xn इज इक्वल टू, मान लो b इस टाइप का। ये सिंगल इक्वेशन है, ये मैं एक की बात कर रहा हूँ ना। दिस इज द वन लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, है ना, ये चीज है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। अच्छा, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम अभी लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ या फैमिली ऑफ, है ना। यहाँ सिस्टम का मतलब है ग्रुप या फैमिली। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम से भी याद आ गया, कुछ दिन पहले ये सिस्टम ट्रेंड कर रहा था इसकी वजह से ना, एलवीएस यादव की वजह से। अच्छा, सर आप कंटिन्यू 6 to 11 जब क्लासेस लेते हो तो बोर नहीं होते हो सर आप? क्यों बोर होंगे? जिस काम में मजा आता है, आज से थोड़ी कर रहा हूँ, पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। जो नया नया होगा वो बोर होगा, मेरी तो आदत है। तो ठीक है, चलिए। हाँ वही ना, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जब मेरी उम्र 15-16 साल थी तब भी मैं 5-6 घंटे डेली पढ़ाता था। आज 28 साल है तब भी मैं 5-6 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है ना। मतलब सोचो, जो बीएससी कर रहा था तभी मैं 5-6 घंटे पढ़ाता था, जब एमएससी कर रहा तभी 5-6 घंटे पढ़ाता था, पीएचडी कर रहा हूँ तभी 5-6 घंटे पढ़ा रहा हूँ। तो आदत है, ऐसा थोड़ी है ना। चलिए,
सिस्टम ऑफ है ना, सिस्टम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्रुप क्या होगा हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, तो m इक्वेशंस, यहाँ पे हमारे पास जो है तो हम लोग लिखेंगे n मतलब क्या लिखूं, m इक्वेशंस लिखेंगे इन n वेरिएबल्स। सो m नंबर ऑफ इक्वेशन होगा और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा, ये चीज है, ठीक है। सो m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। तो सिंपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानते ही हैं। सो लाइक a11 x1, a12 x2 एंड यहां से आ जाएगा a1n xn, ठीक है। तो मैंने कितने लिखे, n वेरिएबल्स लिया है यहाँ पे, और इज इक्वल टू b1, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर a21 x1, a22 x2 and so on, a2n xn, this is b2, and a31 x1, a32 x2 and so on, a3n xn and so on, है ना। तो ये चलता रहेगा। लास्ट अगर लिखे हम तो सो हम लोग लिख रहे हैं m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, m इक्वेशंस हैं n वेरिएबल्स हैं। तो यहां से आएगा a n1 x1, a n2 x2 एंड a, अच्छा एक मिनट सॉरी, अभी n इक्वेशन n वेरिएबल हो गया, तो मुझे तो m इक्वेशन लिखना, जरूरी थोड़ी है कि मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर ही होगा, है ना। ax बराबर b का जो सिस्टम हम लोग लिखते थे, तो जरूरी नहीं कि a स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो उस केस में am1 x1, am2 x2 एंड सो ऑन, amn xn इज इक्वल टू bm, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास टोटल m इक्वेशंस हैं n वेरिएबल्स में। सो फर्स्ट इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड mth इक्वेशन, तो ये आपके पास टोटल m इक्वेशंस हैं n वेरिएबल्स में। इसको आप उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को पता है 3x3 हमने क्लास 12th में देखा है कि ax बराबर b है, a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, तो वहां से आप लोग फाइंड करते थे सॉल्यूशन। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल के केस में क्लास 12th में था ये इंटरमीडिएट में। सो अभी तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, दिस सेम सिस्टम कैन बी रिटन एज a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n एंड सो ऑन। क्या होगा कि am1 am2 am3 एंड चलता रहेगा यहाँ amn, तो ये आपके पास सिंपल एक मैट्रिक्स A बन गई है ना। एंड इनटू में ये कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 xn, क्योंकि आप रो को मल्टीप्लाई कॉलम से कर रहे थे, तो यहाँ पे n वेरिएबल्स हैं, m इक्वेशंस हैं, एंड दिस इज इक्वल टू b1 b2 b3 bm, ठीक है। यही चीज है, तो इसी को आप क्या लिखते हैं, सो वी राइट दिस सिस्टम एज a x इज इक्वल टू b। तो यहाँ जो स्मॉल b लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कॉलम वेक्टर है या वेक्टर है, ये कॉलम मैट्रिक्स है मतलब, तो कॉलम मैट्रिक्स को ही कॉलम वेक्टर बोलते हैं, या सिंपल वेक्टर बोलने का मतलब भी लीनियर अलजेब्रा में कॉलम मैट्रिक्स ही होता है। कोई वेक्टर बोलता है मतलब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली। सो ये आपके पास टोटल है, तो ax इज इक्वल टू b, और ठीक है, तो इसी सिस्टम को सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है a क्या है ना, यहाँ पे आपने देखा कि a इज aij m क्रॉस n, तो ये m क्रॉस n की टोटल मैट्रिक्स है। सो a इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, और ये जो b है आपके पास, सो दैट b स्मॉल b, यहाँ पे आप ऐसा लिख लो चाहो तो bi, या है ना, यहाँ पे तो इसका फॉर्म क्या, हाँ bi लिख लो चाहो तो, और ये जो ऑर्डर कितना है m क्रॉस 1 का है, मतलब m रोज हैं 1 कॉलम है, तो उसके हिसाब से फिट कर लो b1 b2 b3 इस तरह से। सो ये एक्चुअली वेक्टर है, या है ना, आप एज अ वेक्टर लिख सकते हो उसको।
और x क्या है, तो x भी वैसे ही है, सो x इज, जो यहाँ मैंने x लिखा है दैट इज मैट्रिक्स xi, लेकिन ये n क्रॉस 1 की है ना, तो x क्रॉस 1 की है, x जो है सॉरी n क्रॉस 1 की, इसकी ऑर्डर जो है n/1 है और b मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/1। तो ये सिस्टम अभी को इसको सॉल्व करने हैं। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सिंपल आपसे मेनली पूछता है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम होमोजीनियस है ना, सिस्टम का मतलब दो क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सो क्या डेफिनेशन है होमोजीनियस सिस्टम का, बोलिए। तो ax बराबर b जो सिस्टम है इसको हम कब बोलेंगे होमोजीनियस है, ax इज इक्वल टू b इज होमोजीनियस, b equal to 0 जी। सो ये इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0 डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होगा। एंड सिमिलरली नॉन होमोजीनियस है तो सिमिलर डेफिनेशन होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो यहां से आएगा कि ax इज इक्वल टू b, दिस इज नॉन होमोजीनियस इफ एंड ओनली इफ b इज नॉन जीरो, ठीक है। तो b नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस है, या नॉन होमोजीनियस है b नॉन जीरो होगा। सो मतलब b जीरो वेक्टर है, जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, b जीरो मैट्रिक्स है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना होता है, इसको क्लासिफाई करना होता है एज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो ये कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है, इनकंसिस्टेंट का क्या मीनिंग है। सो जैसे अभी बात करें हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बताइए। तो कंसिस्टेंट की क्या मीनिंग है, it has solution हाँ at least one solutions or infinitely many solutions इसके पास सॉल्यूशन होने चाहिए, हाँ चाहे एक हो या इनफिनाइट हो। अच्छा यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसा है कि या तो जीरो सॉल्यूशन है या वन है या इनफिनाइट है, बीच में नहीं है कि ऐसा नहीं होगा 4 सॉल्यूशन होंगे 5 सॉल्यूशन होंगे 6, ऐसा ना कभी नहीं होगा। या तो जीरो सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इस बीच का कोई केस नहीं है। तो मोर देन वन सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं जो फाइनाइट हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मोर देन वन, ऐसा नहीं होगा। तो या तो जीरो सॉल्यूशन है या एक है या इनफिनाइट है, बीच का कोई केस नहीं है, ठीक है ना। तो जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन का मतलब एक भी ओके है ना, या तो एक या इनफिनाइट, ये चीज है। या दिस हैज अ सॉल्यूशन, इतना भी काफी है कि दिस हैज अ सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। और ऐसे नॉन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट बोल दो। सो इनकंसिस्टेंट जो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, no solution तो नो सॉल्यूशन है ना। सो ax बराबर b इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, है ना। तो कंसिस्टेंट की मीनिंग अलग अलग, अभी हम पढ़ रहे थे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की अलग डेफिनेशन हो गई, यहाँ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो मतलब वर्ड वही है लेकिन दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव में मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो सो दिस इज, तो वहाँ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम देख रहे थे कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है ना, दिस यहाँ कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सॉल्यूशन होने चाहिए। सो ax बराबर b इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट if and only if it has no solution, ठीक है ना। तो सिंपल है, so this has no solution। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ वर्ड्स हैं
जो ऑप्शंस में यूज होंगे, तो इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए ताकि आप ट्रू फॉल्स डिसाइड कर सके, ये चीज है। सो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैज नो सॉल्यूशन। तो दिस हैज नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नहीं है ना, सो इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया डेफिनेशंस। चलिए अब क्वेश्चन होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं, तो हमने ये देखा कि एक सिस्टम है AX, शॉर्ट में अगर बताऊं दिस, तो एक देखा था होमोजीनियस और एक था नॉन होमोजीनियस, ठीक है। सो होमोजीनियस, तो सिंपल था कि B इज 0 और यहाँ था B इज नॉन 0। अभी हमने देखा कि यही वाला सिस्टम है, तो जो AX इज इक्वल टू B है, सो दैट विल हैव, या तो इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना, या तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद कोई दूसरा केस नहीं है। और इनफाइनाइट में भी कौन से वाली इनफाइनाइट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कौन से वाली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगी, काउंटेबली में नहीं या अनकाउंटेबली में नहीं? काउंटेबली में नहीं। क्यों? हाँ जी, बाकी लोग बताओ। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो कौन से वाला? इनफाइनाइट दो टाइप का होता है ना, एक काउंटेबल इनफाइनाइट, जो काउंटेबल, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट था, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबल है वो कॉन्टिन्यूअस या मिक्स है। तो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, कौन सी वाला इनफाइनाइट है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल या दोनों हो सकता है। काउंटेबल या जैसे कि XYZ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही लेता है, कंडीशंस में हो रहा है कंडीशन। अच्छा चलो मैं तुम्हें अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो मान लो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये बताओ इसके पास कितने सॉल्यूशन हैं? दोनों सेम ही इक्वेशंस है। हाँ, तो कितने सॉल्यूशन है इसके पास? ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, आइदर x is 2 और y is 0 और 1 1 both are 1। नहीं सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो कौन सा वाला इनफाइनाइट? इसके पास अगर मैं लिखूं दिस हैज ऑप्शन ए 0 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी काउंटेबली इनफाइनाइटली मेली काउंटेबली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर अनकाउंटेबली। ठीक है जी। तो अभी जो लोग पहले बता रहे थे सब गलत बता रहे थे, ठीक है। तो ये कौन सा वाला इनफाइनाइट है? अनकाउंटेबल वाला। ये तो क्या नेचुरल नंबर्स से मतलब बिलोंग करता है। रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं क्या? x और y की वैल्यू से लेकर? हाँ, x और y की वैल्यू इरेशनल फॉर्म में भी ले सकते हैं क्या? हाँ। रैशनल फॉर्म में p by q के फॉर्म में। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तब तो हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से हम मतलब इमेज कर सकते हैं, तब तो फिर तो हो जा रहा है। हाँ भाई हर्ष, कुछ तुम कह रहे थे, बताओ। कुछ पूछ रहा था? ले लेगा ना, कोई भी रियल नंबर ले लेगा। हाँ, तो रियल नंबर क्या होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल हो जाता है तो अनकाउंटेबल हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा था मैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो जैसे अगर इसको बनाओगे सिस्टम, तो ये ऐसा है ना 1 1 2 2 xy 2 4, है ना। तो ये ax बराबर b हो गया। अब आप सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीका जानते होंगे, है ना। लोअर क्लास में इसके लिए था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, या क्रैमर राव नहीं, क्या था यहाँ पे, कौन सा रूल है, क्रैमर्स रूल है। तो ये है, तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, पहले इक्वेशन से आ रहा है कि y बराबर 2 माइनस एक्स, यही आ रहा है ना। तो जो सॉल्यूशन है इसका x मैट्रिक्स जो ले रहा हूं मैं, वो x कॉमा y है। तो इसका अगर सॉल्यूशन स्पेस लिखूं, इसका मैं सॉल्यूशन स्पेस जो होगा वो यही होगा ना, x और y की जगह हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अल्लाह ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा क्योंकि ओरिजिन यहाँ है नहीं, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, लेकिन ax बराबर 0 होता तो उसका सॉल्यूशन वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ना वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि x को 0 रखने पे ये 0 0 नहीं आएगी, मतलब
जीरो जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। तुम्हें पता है ना कि वेक्टर स्पेस या सब स्पेस होने के लिए जीरो जीरो होना जरूरी है उसमें, है ना। ये डेफिनेशन था या थ्योरम में भी आया था। तो मतलब ये बोला इसका सॉल्यूशन सेट ऐसा होगा कि, है ना, x, 2 माइनस एक्स, जहाँ x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और ये मेरे पास रियल नंबर के लिए अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस है, तो मैं कोई भी रियल नंबर चूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है एक्चुअली वो अनकाउंटेबली मेनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो या तो जीरो सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन या अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करके देखो। जैसे अगर मैं सीधा सीधा थोड़े बच्चों वाला अगर टॉपिक पे आऊं, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि लाइक ax प्लस by बराबर मान लीजिए, या a1x b1y c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2, अगर इस तरह केस आता है तो आप ये ऑलरेडी जानते थे ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बचपन है ना, बस दिखा दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। इस पे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में भी आया हुआ है 2/2 वाला भी। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल के। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि अगर ये ऐसा है तो क्या होता है, कितना सोल्यूशन होंगे इसके पास अगर ऐसा होता है तो? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या इफ एंड ओनली इफ है ये? अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा होगा, आई थिंक यस, है ना। तो यहाँ तो ओके है, इफ एंड ओनली इफ केस होगा। एंड अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और क्या होता था कि ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, जो अभी वाला केस था, तो क्या होगा? तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देते हैं ना। तो वो इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल वाला है ये, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कि अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन है इसके पास। और एक केस था a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन, ये बस रेशियो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड तो रेशियो सेम रहेगा, राइट साइड का सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन, है ना, तो जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो 2x2 में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हालांकि मतलब ये था डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। सो चलो, तो आगे तो बात करते हैं। तो ये तो 2x2 का है। 3x3 का आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ मेनली आपसे ये नहीं पूछता सॉल्यूशन क्या है, मेनली यहाँ पूछता है कि कितने सॉल्यूशन है ना। यही मेन कॉन्सेप्ट है ना कि सिस्टम ऑफ m इक्वेशन n अननोन है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है ये पूछे जाते हैं। जैसे अगर लिखूं डायरेक्टली थ्योरी में कि हमारा जो a था वो क्या था, aij m क्रॉस n, तो ये भी मैं m बाई n की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। और बाकी जो x हमने लिखा था वो सिंपली xi था जो हमारे पास था n क्रॉस 1 की, और b जो मैंने लिया था वो bi है जो कि था m क्रॉस 1 या m बाई 1। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमने बनाए थे इनिशियली शुरू में, m इक्वेशंस इन अननोन्स, है ना। सो हमने जब लिखे थे सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस एंड n अननोन्स या n वेरिएबल्स, n वेरिएबल्स या n अननोन्स लिख सकते हो। तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या था, ax इज इक्वल टू b। अब इसके पास दिस हैज, तो इसके पास नो सॉल्यूशन, पहला केस। सो दिस हैज, क्या लिखते हो इससे पहले एक वर्ड आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो ये बात कर लो। सो जैसे, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर बात करता मैं, पीछे वाला जो क्वेश्चन था कि जैसे, है ना, मान लो ax बराबर b इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने भी है ना। तो a तो सिंपल एक मैट्रिक्स है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सो सिंपली आप लिखते हैं a
और साथ में बी भी लिखते हैं, या तो ऐसा नोट बीच में आप कोई साइन लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, या कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए का वैसे ऑर्डर क्या है, ऐसे जो ए हमारे पास है, सो दैट ए का जो ऑर्डर है, ए इज ए एम क्रॉस एन। तो ये ए ऑगमेंटेड बी का ऑर्डर क्या है? सो बी आई, और ये था हमारे पास एम बाई एन, है ना। तो इसमें रो तो उतना ही रहतेंगे, कॉलम एक बढ़ जाता है, ठीक है ना। रो तो उतना ही रहता है, कॉलम एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका कॉलम, इसके पास टोटल एम रोज ही है, जितने रोज तो ठीक है, कॉलम है n+1, ठीक लिख रहा हूं ना, चेक कर लो। तो एक कॉलम बढ़ गया बस, है ना, बी लिखने के बाद एक कॉलम इंक्रीज हो गया इसका। सर आपने कौन सा मैट्रिक्स लिखा है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, AUGMENTED। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, तो ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो अभी क्वेश्चन लिखा था ना मैंने कि 2x, एक अभी क्वेश्चन जो लिखा था मैंने कि x + y = 2 और 2x + 2y = 4, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगी वो बनेगी 1 1 2 2, और यहाँ पे ऐसे था xy और ऐसे है 2 4, ठीक। तो ये हमारे पास, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो सेम थिंग इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो यही चीज ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास A मैट्रिक्स जो है, सो दैट A मैट्रिक्स इज, सो आपने देखा A तो आपका 1 1 2 2 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ बनेगा A ऑगमेंटेड B। तो ये जो बनेगी, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी क्या, 1 1 2 2 तो रहेगी, यहाँ आ जाएगा 2 4, इस तरीके से। कई बार बुक में देखोगे ऐसा लिखा रहता है, तो ऐसे लगा देगा लाइन, या यहाँ ऐसा लिख देगा उस तरीके से, जैसे ये बताने के लिए कि ये बी वेक्टर है वहां पे राइट में। तो इसका अभी ऑर्डर क्या है, ये 2x2 का था, और ये क्या है, ऑर्डर 2x3 की मैट्रिक्स एक्चुअली, कॉलम 3 हो गए, ये चीज है। तो यहाँ पे जैसे A m×n की है, तो अभी m×n+1 हो गया। अब होता क्या है, जैसे यहीं पे आपको चेक करना है, आप रैंक अगर A का आप देखेंगे तो A का रैंक कितना है, ये दोनों मल्टीपल है तो 1 है रैंक इसका, क्योंकि मल्टीपल है, डिपेंडेंट यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो क्या है, डिपेंडेंट है। सो अगर फर्स्ट रो सेकेंड रो डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो इज जस्ट 1, तो रैंक इज 1। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट रो होगी, और रैंक 1 है, जबकि तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ भी रैंक 1 ही आ जाएगी, नहीं। तो अगर इसका रैंक, यहाँ कहना ये चाह रहा हूं मैं कि तुम रैंक निकाल के देखो A का, वो 1 है, तुम रैंक फाइंड करो A ऑगमेंटेड B का, वो भी 1 ही है। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे का मल्टीपल है, तो यहाँ भी जो रो है एक्चुअली वो एक दूसरे का मल्टीपल ही है, तो इसीलिए दोनों का रैंक इक्वल आ गया यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं, हमने पहले ही प्रूव किया कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और वो दोनों इक्वल है, और चूंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स थी तो ये <2 है दोनों, है ना। इसलिए इसके पास क्या था, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो इसके पास ये देखा हमने कि ये जो सिस्टम है, दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये डायरेक्टली बोल सकते थे ना, यहाँ से हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि x इनफाइनाइटली मेरी वैल्यू है, दोनों मल्टीपल है उससे। तो चलो उसके स्टोरी पे आते हैं जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। सो दिस सिस्टम हैज, क्या होता है, दिस सिस्टम हैज, पहले स्टार्ट करता हूं मैं, नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन कब होगा, इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये रैंक के टर्म में बताओ जो लिख रहा था मैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आएगी उसका रैंक डिफरेंट होगा। दूसरा ये था कि यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन इफ, तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, तो या तो एक सॉल्यूशन है या इनफिनिट सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है ना। तो यहाँ जो मैं बना रहा था, एक मिनट, यहाँ जो मैं ये बना रहा था चार्ट देखो, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट कंट्रीब्यूट टू कंसिस्टेंट, है ना, दोनों मिलके कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है।
इक्वेशन है और ये वाला जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारे पास। सो ये पार्ट था ना, तो अभी क्या लिख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर रैंक ए इक्वल है रैंक बी के, मतलब रैंक बी नहीं कह रहा हूं, रैंक ए इक्वल है रैंक ए ऑगमेंटेड बी के, और वो किसके इक्वल आना चाहिए दोनों मिलके, नंबर ऑफ हाँ नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एन, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स बोल दो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बना रखा है तो। सो नंबर ऑफ कॉलम्स जी सर यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी स्मॉल भी लिख रहे हैं सर, वो किसका, इसका बी, ये बी राइट साइड वाला था ना, तुम शुरू से ध्यान नहीं दिए। तो बी जो स्मॉल बी लिख रहा है, बी नंबर नहीं है, बी मैट्रिक्स है। तुम कैपिटल बी भी लिख सकते हो, बुक में स्मॉल बी लिखता है इसलिए मैं भी स्मॉल बी लिख रहा हूँ, वरना ये देखो जैसे ये बी मैट्रिक्स था, इसको बी बोला हमने, हाँ ये मैट्रिक्स है, कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो बुक हायर लेवल की बुक है एनसीईआरटी में तो कैपिटल ही लिखता है, 11 12 में ax बराबर b तो b कैपिटल ही होता था वहां पे, लेकिन यहाँ पे जो लोग है ना, यहाँ पे जो हायर लेवल की बुक है सब स्मॉल बी यूज करता है, तो इसलिए मैंने भी स्मॉल बी यूज किया है। सो ये नोटेशन है, तो ये तीनों मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, बी एक्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स है। ये है एक्स एंड बी कॉलम मैट्रिक्स है और ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, वो लिखा हुआ है वहां पे। तो देखो बी वहां एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, एम क्रॉस 1 की। तो तीसरा केस ये है आपके पास कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इफ कि रैंक ऑफ ए इक्वल तो होगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, लेकिन क्या होगा ये, हाँ लेस देन एन, मतलब एन के इक्वल नहीं होगा, तो ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसे भी रैंक एन से ज्यादा हो नहीं सकता, एम एन से कम ही रहेगा, तो मतलब ये लेस देन एन होगा, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उससे कम होंगे। हाँ गर्ल, कौन सा, अच्छा मैं पता नहीं, मैं तो आया था तो शायद जला हुआ ही था शायद, या बंद था, याद भी नहीं है। अच्छा मैं पूछता हूँ अनिरुद्ध से, एक मिनट। अरे अनिरुद्ध है ही नहीं। अच्छा वो अनिरुद्ध बाहर गया होगा, वही चला के गया होगा खाना लाने के लिए। हाँ 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 ठीक है, देखो तो ठीक है जी, तो ये तो होगी स्टोरी सिंपली कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की सॉल्यूशन आपको डिसाइड करना है, कितने सॉल्यूशन है, तो ये बेसिस है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि उस सिस्टम में नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब थोड़े हाँ n बड़ा हो गया m से तब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में अपने लेस देन n लिख दिया। अच्छा अगर फिर भी रैंक तो कम ही रहेगा ना, क्या बोल रहे, m बड़ा हो गया n से, मतलब n बड़ा है m से, n बड़ा है m से, तो m तुम्हारे पास इक्वेशंस हैं, तो मतलब ये हो गया कि मान लो वहाँ पे तीनों भी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों भी अप्लाई हो जाएंगे फिर सर। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे मतलब मुझे नॉट इक्वल टू लिखना चाहिए कह रहे हो तुम, यहाँ पे अलग से रेस्ट्रिक्शन लगेगा ना कि m लेस देन n या m ग्रेटर देन n। अच्छा रुको, अगर जैसे मान लो मैं लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, मान लो जैसे 2 है और तुम कह रहे हो m ज्यादा हो गया n से, यही ना, या m लेस है n से, तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा फिर तो। इक्वेशन ज्यादा होंगे वेरिएबल से, तब इस कंडीशन में सर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन, ऐसी कंडीशन आ सकती है। अच्छा एक मिनट, सो a और b का जो है a b का रैंक जो है n से कम है, मैं ये लिख दिया, बट n से ज्यादा हो सकता है रैंक। सर यदि m से m यदि कम हुआ n से, तो फिर सर तब तो वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो फिर सर तब तो आंसर आएगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। जी सर, तब तो सर एक
फ्री वेरिएबल आ जाएंगे। हाँ फ्री इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही रहेगा, मतलब फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगा ना। मान लो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कुछ भी x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो इसमें क्या हो रहा है कि टू इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं। तो इस केस में तो ये 2 है, या कहीं ऐसा हो सकता है जो तुम सोच रहे हो कि ठीक है x प्लस वाई प्लस जेड दिस x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस वाई माइनस जेड 4, फिर x माइनस वाई माइनस जेड 5, मान लो ये जैसे है। तो अब ये 4 इक्वेशन है, 3 अननोन्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा अगर तुम इसको सॉल्व करो तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 और यहाँ एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 है। इसको भी सॉल्व करो तो इसमें रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो इसके पास हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगी अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हुआ नंबर ऑफ वेरिएबल से, मतलब वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम है। तो लाइक उसमें तो फ्री वेरिएबल आ गया ना, हाँ तो हमेशा फ्री वेरिएबल रहेगा। और ये फ्री वेरिएबल का मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही जनरेट करेगा ये ना। अब यहाँ पे आओ, अगर ऐसा हो जाए कि 3 जैसे हमारे पास 3 अननोन से और 4 इक्वेशन आ गई, तो रैंक फिर भी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम रैंक तो 3 ही हो सकती है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि m क्रॉस n की है तो mn में जो भी छोटा है रैंक उतनी होगी या उससे कम होगी, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। नो सॉल्यूशन भी तो होगा ना, पॉसिबिलिटी है ना वहाँ पर कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक दोनों इक्वल ना हो तब भी इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन कोई के नहीं, अगर इक्वल नहीं आया रैंक दोनों का फिर तो प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, तो दो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, कि इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। हाँ तो वो जैसे आप ये कह रहे हैं कि ए का रैंक, अच्छा देखो मैं आप जो कह रहे हो वो यही क्रिएट कर देता हूँ। मान लो ये कर दिया मैंने। सो अभी क्या है इसमें, अभी कितने सॉल्यूशन है इसके पास। आप रैंक ए का निकालोगे तो 1 आएगी, आप रैंक ए ऑगमेंटेड बी का निकालोगे तो वो 2 आ जाएगी। दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। तो पहली सिचुएशन ही ट्रू हो गया। हम आगे तब बढ़ेंगे ना जब दोनों इक्वल आएगा, इक्वल आने के बाद सोचेंगे कि क्या हो रहा है, यही करेंगे ना हम। तो इक्वल आने के बाद डिसाइड करेंगे। यहाँ तुम नॉट इक्वल टू एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मान लो एन नहीं है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो आप जो बता रहे हो कि मान लो नो सोल्यूशन आएगा तो वो दोनों के इक्वल डिफरेंट आए, तो यहाँ इक्वल आएगा तब तो सोचेंगे किसके इक्वल है। अभी तो क्या हुआ कि दोनों के डिफरेंट आ गए। इस केस में अगर मैंने ये सिस्टम बना दिया, आगे था ना, तो अगर मेरे पास ये वाला सिस्टम है कि सेमी इक्वेशन राइट साइड अलग अलग है बस, तो राइट साइड अलग अलग है, तो यहाँ क्या हो रहा है ए का रैंक और ऑगमेंटेड बी का रैंक अलग अलग, चेक करो आप। तो इसका रैंक 1 है और उसका रैंक 2 आ जाएगा। सर सेम रैंक का, अच्छा कैसे सेम है, यहाँ 2 3 है। हाँ सर, करेक्ट। सो नो सॉल्यूशन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर मैं यहाँ भी सेम इक्वेशन लिख दूं, मान लो पहला दूसरा इक्वेशन लेफ्ट साइड सेम है राइट साइड बदल दिया, तो यहाँ सेम कर दिया मैंने, तो 2 3 4 5 अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ भी ए का रैंक तुम अगर निकालो तो जैसे भी देखना पड़ेगा कितने इंडिपेंडेंट, ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो रैंक ए 3 आ जाएगी और ए ऑगमेंटेड बी का तुम रैंक देख लो तो 4 आ जाएगी, चेक कर लो आप। सो उस केस में फिर भी डिफरेंट आ जाएगा, तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चेक करके देखो, ये +1 कर दिया मैंने इसको, अभी वहां भी प्लस कर दिया। आप चेक कीजिए दोनों में अलग अलग रैंक है, डिफरेंट है, तो नो सॉल्यूशन ही आएगी, तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो एक बार, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, है ना, आपको लगे ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, फिर डिस्कस कर सकते हैं। चेक करो, है ना, वैसी सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो एक्चुअली पता क्या है, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, तो ये वही n कॉलम चल रहा है, रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम्स, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये n वही है, तो सर जी जैसे पीछे इक्वेशन कर रहे थे जो एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था,
उसमें अल्फा और अल्फा 2 दो अननोन थे और 4 इक्वेशन थी, बट हमें अल्फा और अल्फा 2 की वैल्यू तो मिल गई थी। क्या क्या मिल गई थी? सर जो इक्वेशन जो है कि वहाँ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था उसमें, अच्छा नहीं यहाँ 4 अननोन वहाँ थे। है ना? सर अल्फा 2 वाला क्या क्या? हाँ सर नहीं सर वहाँ पे 4 अननोन थे। तो वहां पे 4 कॉलम 3x4 की मैट्रिक्स थी वो। तो ए की रैंक मैक्सिमम 3 आएगी, वो 2 रैंक दे रखा था उन्होंने। हाँ और ए ऑगमेंटेड भी ऐसा होगा, देखना पड़ेगा क्या है पहले, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे तो वो दो जो है उनका वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आ पाएगा कि x प्लस ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन है पहली वाली इक्वेशन 2 दे रही है, सेकंड वाली इक्वेशन 3 दे रही है। हाँ जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ पे वो इक्वेशन मतलब वैल्यूज नहीं आ पाएंगी। हाँ तो वही तो बोला, नो सॉल्यूशन आएगी। ये कह रहा 2 बराबर 3 है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जो ऐसा सेटिस्फाई कर जाए, तो उसी को मैंने यहाँ से जस्टिफाई किया। तो इसका रैंक निकालोगे, हो सकता है 3 आएगी, और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक निकालोगे 4 आएगी। चेक करो। हाँ सर सेकंड वाले केस में अगर हम ऐसा केस ले लें कि दोनों का रैंक सेम हो जाए, लाइक रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू 4, वैसा नहीं होगा ना, 3 ही इक्वेशन है, 4 कैसे रैंक हो सकता है? है ना, 3x4 की मैट्रिक्स है या 4x3 की है, तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। और अगर तुमने ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 हो जाए, ओके हाँ तो ठीक है, वैसा बना के देखो। अगर ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा फिर? एक मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जैसे यही इक्वेशन लिखता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं 2 कर दूं मान लो, सो क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा ना सर। सो तो एक्चुअली वो 3x3 के सिस्टम में कन्वर्ट हो गए ना समहाउ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, मैं अगर सेम ही लिख देता हूँ तो ये तो 3x3 का सिस्टम हो गया। मान लो ये लिख दिया, ये दोनों डिफरेंस थोड़ी है, तो सेम ही है। अच्छा ठीक है, फिर भी तुम देखो तो क्या कहना चाह रहे तुम लोग। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 2 4 5, तो इस केस में भी अगर आप सोचो तो रैंक ऑफ ए जो है वो आपके पास 3 है, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपके पास कितना है, वो भी 3 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, और किसके इक्वल है? 3 क्या है? n है ना। हाँ, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ गया, ये तो रिजल्ट है, अगर n के इक्वल आ गया, दोनों का रैंक इक्वल है और n के इक्वल आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गया या नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है, स्टिल इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दो कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पे फिट करना है कि रैंक ए रैंक पे डिफरेंट है, तो सीधा बोलो नो सॉल्यूशन। इक्वल है तो अब चेक करो किसके इक्वल है, क्या वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो आ गई आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं है, ज्यादा या कम है, ज्यादा तो होगी नहीं कभी भी, क्योंकि ज्यादा हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जो भी स्मॉलर है उससे कम आएगी, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, लेस ही होगी हमेशा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि n क्रॉस m में रैंक n से ज्यादा हो जाएगा। m ज्यादा भी है, स्टिल रैंक n से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि रैंक का प्रॉपर्टी है कि mn में जो भी छोटा है रैंक उससे छोटा ही होगा। तो किसी भी केस में रैंक n से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आप नॉट इक्वल टू n लिखो या लेस देन n लिखो, सेम ही है, ओके है। मतलब लेस देन n ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा ना सर, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन पे ग्रेटर की भी आ जाएगी, दो कंडीशन पॉसिबिलिटी। तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता ना, क्वेश्चन ये है ग्रेटर हो ही नहीं सकता, लेस देन ही लिखना पड़ेगा ना। तो आप लेस देन लिख लो, नॉट इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेस देन लिख लो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इनफैक्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट है ना, आप लिख दो कि लेस देन n होगा,
ये है ना, वो चीज है, दोनों इक्विवेलेंट है, आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट में लिख लो चाहो थे ना, सो लेस देन n लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो लेस देन n ही होगी, कहने का ये मतलब है, कभी मोर देन n का सिचुएशन ही नहीं आएगा। हाँ यस सर। तो लाइक सिस्टम इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना तो इन 3 कंडीशन से हो जाएगा, लाइक हाँ। को चेक नहीं करना। हाँ, अगर तुम्हें अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल रैंक, अगर कहीं सॉल्यूशन की बात हो रही है, कितनी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 0 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो 0 सॉल्यूशन 1 इनफाइनाइट, आपको बस यही फाइंड करना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। हाँ लास्ट वाले केस में अगर 2x3 का मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, और एक का रैंक अगर 1 आ गया और ये ऑगमेंटेड भी का रैंक 2 आ गया, ओके, तो ये आ जाएगा, है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा ठीक। है, क्योंकि इक्वल होने के सिचुएशन में ये बात होगी, दोनों बात होगी, अदरवाइज तो नो सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, सर बी अगर ए के कॉलम स्पेस में आ गया तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया इसका। बी अगर ए के कॉलम स्पेस में आ गया, ठीक है, बी ए के कॉलम स्पेस में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, रैंक इक्वल रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वो उसका रैंक कितना है। अच्छा, तो रैंक अब ए के रैंक पर डिपेंड कर जाएगा चीजें। अगर आपने बोल दिया कि बी अगर ए के कॉलम स्पेस में है, इसका क्या मतलब हुआ कि बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, और इसका क्या मतलब हुआ कि बी डिपेंड्स ऑन कॉलम्स ऑफ ए, तो बी का कोई रोल नहीं है रैंक डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि बी तो डिपेंडेंट हो गया, तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो अब रैंक ऑफ ए डिसाइड करेगा कि इनफिनाइट है या यूनिक है ना। तो जो आपने बताया वो थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि सर रैंक ऑफ ए अगर डिफाइन करेगा कि इनफाइनाइट है या यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो तो नो सॉल्यूशन में भी आ सकता है ना सर। अरे नो कैसे आ जाएगा, ये नो दोनों- नो कैसे आ जाएगा, बी का कोई रोल ही नहीं है रैंक में, नो कैसे आ जाएगा। सर बी का अगर रोल नहीं है तो दोनों इक्वल अगर नहीं हो जाएंगे तो कैसे होगा? तो इक्वल कैसे नहीं होगा, मगर हमेशा इक्वल आएगा। अगर बी कॉलम स्पेस ए में तो हमेशा इक्वल आएगा रैंक दोनों का। हाँ, यस तो क्यों इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये जब डिपेंडेंट है इन सब पे, तो रैंक डिसाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट फैक्टर चाहिए। तो अगर बी अगर इंडिपेंडेंट है ए से, तो इसका मतलब बी इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, और उस केस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं दूसरा तरीके से सबसे बताया, उस दूसरे तरीके से लिखूं थ्योरम के फॉर्म में। देखो लाइक इफ बी इज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब कॉलम स्पेस क्या होता है, तो कॉलम स्पेस का मतलब है कि स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। कॉलम स्पेस का क्या मतलब है, तो कॉलम स्पेस का अगर ए का बात करूं मैं, तो कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका मतलब है स्पैन ऑफ, यहां पे जो वेक्टर्स होंगे वो कॉलम्स ऑफ ए होंगे, ये होंगे। ऐसे ही रो स्पेस एक वर्ड आएगा, रो स्पेस ऑफ ए, इससे स्पैन ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, या अगर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए ए मेरा मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, ए आई जे, तो मैंने शुरू में ही बताया था आपको, आई कैन राइट इट लाइक u1 u2, ये जब वेक्टर लिखूं अगर मैं, तो u1 u2, सो फर्स्ट कॉलम का नाम u1 रख दिया, सेकेंड कॉलम का नाम u2 रख दिया, n कॉलम का नाम un रख दिया, तो ये कॉलम्स हो गए n। इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं v1 v2 vm, पहले रो का नाम v1 रख दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्पैन ऑफ, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ये मतलब है स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। कॉलम्स क्या है, u1, मुझे तो पहले ठीक था, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि समझने में लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ मतलब है स्पैन ऑफ u1 u2 डॉट 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 un, ये है स्पैन ऑफ v1 v2 vm, ये चीज है। अब मैं बोला हूं अगर b कॉलम स्पेस में है, if b is in column space of a, then ax is equal to b has at least one solution।
अगर बी ए के कॉलम स्पेस में आ गया ना, मतलब ए के जो कॉलम्स हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है बी, तो मतलब वो डिपेंडेंट हो गया कॉलम पे, तो कॉलम ही है। अब उन n कॉलम में कितने कॉलम इंडिपेंडेंट है वो डिसाइड करेगा कि रैंक कितना होगा। अगर सारे कॉलम इंडिपेंडेंट है ए का, तो इसका मतलब है कि रैंक उसकी n आ जाएगी, और n आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर वो सारे कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं है तो रैंक n से कम आएगी, n से कम आएगी तो मतलब वो कॉलम्स डिपेंडेंट है, तो रैंक n से कम आ गई तो n से कम आ गई, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और हाँ इनफाइनाइट में ही ऑसिलेट करेगा रैंक। हाँ मतलब 1 या इनफाइनाइट है ना, हाँ 1, नो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। अगर बी कॉलम स्पेस ए में है तो कभी नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा, तो एक आएगा इनफाइनाइट आएगा, नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। या दूसरा, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि इफ, है ना, इनफैक्ट इसको इफ एंड ओनली इफ कर सकते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। इफ B is not in the column space of A, इसका क्या मतलब है कि B कॉलम स्पेस A में नहीं है, मतलब B cannot be written as a linear combination of columns of A, so means B is independent of columns of A। तो मान लो उसके पास n कॉलम्स हैं, ठीक, A में n कॉलम्स हैं और एक ऑगमेंटेड में B भी बाद में आता है, तो B तो इंडिपेंडेंट है, तो A में अगर n कॉलम्स हैं, अब उसमें मान लो फॉर एग्जांपल n कॉलम में r नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, A मैट्रिक्स के n कॉलम में से r कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, A का रैंक कितना हो जाएगा r, और A का रैंक अगर r है और B कॉलम स्पेस में नहीं है, इसका मतलब है कि B जो है इंडिपेंडेंट है उन कॉलम से, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रही है उसमें कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो जाएंगे r+1, r तो वो कॉलम से A का, और एक एक्स्ट्रा कॉलम उसमें ऐड होता है ऑगमेंटेड में B, तो r+1, तो रैंक कितनी हो जाएगी ऑगमेंटेड B की r+1, तो A का रैंक और ऑगमेंटेड A का रैंक इक्वल आएगा क्या। तो इस केस में इफ एंड ओनली इफ, और ये सब अभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ ये ऑप्शंस है वहां पे। सो B is not a column space of A if and only if जो सिस्टम है it has no solution, उसके पास no solution होगा, ये चीज है, तो उसके पास no solution रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको बेटर आइडिया आएगा। अभी कुछ एग्जाम्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ आएगा। तो मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ जी स्लाइड एक मिनट रुकिए सर। जी जी, तो आप लोग चाहो था ना कुछ क्वेश्चंस अगर है आपके पास तो भेज सकते हो, नहीं तो मैं असाइनमेंट ओपन करता हूँ फिर चेक करते हैं। सर मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देख रहा था तो उसमें एक वर्ड था परम्यूटेशन। जी जी जी, सर ये क्या होता है? परमुटेशन वही है जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जानते हो, सेम ही है। वहाँ क्या मतलब है सर वहाँ तो मतलब जैसे कॉम्बिनेशन लेते हैं कई सारी चीजें, अरेंजमेंट्स, वहाँ भी यहाँ भी वही है। परमुटेशन क्या है कि उसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ भी अरेंजमेंट ही है एक्चुअली। परमुटेशन ऑफ रो उसको इफेक्ट नहीं करता, वो लिखा होगा ऐसा कुछ कि लाइक तुम अगर रो कॉलम को इंटरचेंज भी कर दो स्टिल वो क्या बोलते हैं उसे ऑर्थोगोनल ही रहेगा। हाँ, सो परमुटेशन का मतलब क्या है, परमुटेशन ग्रुप होता है या जैसे रीऑर्डर करना। तुम देखते हो तुम्हारे पास रैंडम सैंपल है और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो वो क्या हो रहा है एक्चुअली, रैंडम सैंपल से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे बन रहे हैं, परमुटेशन ही हो रहा है वहां पे। यही मीनिंग है परमुटेशन का, तुम क्या कर रहे हो उसमें ढूंढ रहे हो, उसी को रीऑर्डर कर रहे हो एक्चुअली।
तो टोटल वहां इसलिए n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट, जब हमने ज्वाइंट पीडीएफ लिखा था ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो वहां n फैक्टोरियल टाइम्स ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल टाइम ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल। क्यों? क्योंकि सैंपल से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे बन रहा है, परमुटेशन से ही तो बन रहा है कि आप ये देख रहे हो कि आपके पास एक n टपल है, उसी को आप रीऑर्डर करके n टपल बना रहे हो, तो n नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे। सेम चीज वहां भी है, कोई अगर n क्रॉस n का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कितने रो है, n रोज हैं, तुम उसके रो को परमुटेशन कर दो, किसी रो को कहीं पे शिफ्ट कर दो, स्टिल फिर भी वो ऑर्थोगोनल ही रहेगी। यही बोल रहा होगा वो, ये है। इसमें एंट्री 0 और 1 ही होगी ना सर? नहीं डिटरमिनेंट 0 1 होगी, एंट्री क्यों 0 1 होगी? ओके वो भी देखना पड़ेगा क्यों डिटरमिनेंट, इसमें क्या डेफिनेशन क्या होता है ऑर्थोगोनल का, a into a ट्रांसपोज बराबर i ना। ओके हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1 होगी। ट्रांसलोगेट a into a ट्रांसलोगेट। हाँ ये तो आप उसका बता रहे हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बता रहे हैं आप, फिर ऑर्थोगोनल रियल सेंस में बात होता है। हाँ, और यूनिटरी मैट्रिक्स a into a थीटा होता है, तो यूनिटरी में क्या है कि ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, वो यूनिटरी हो गया, और ऑर्थोगोनल रियल सेंस में होता है, मतलब ट्रांसपोज के सेंस में होता है, मतलब सिमेट्रिक और हर्मिशियन में जो रिलेशन है वो रिलेशन ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में है। ये चीज ओके ठीक है, इस पर थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। देखो तो एग्जाम का एक क्वेश्चन कर दो। अच्छा मैं इसको क्यों ओपन कर रहा हूँ, इससे अच्छा हम असाइनमेंट ही ओपन कर लेना। चलो अभी कुछ क्वेश्चन मैं उसी असाइनमेंट कराता हूँ, बाकी होमवर्क होगा। देखो ये जो मैथ्स का लिनियर अलजेब्रा फोल्डर है, अभी आज हम इसका डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, ये करके आना है आप लोगों को। अभी मैं ये ओपन करता हूँ दूसरा असाइनमेंट, ठीक। सो ये इसमें जो अभी असाइनमेंट जो हम देख रहे हैं, इसमें जैम एमएस से कोई क्वेश्चन नहीं है, उसका अलग असाइनमेंट है, जैम एमएस वाला असाइनमेंट अलग है इसमें, है ना, क्योंकि एक्चुअली कंटेंट जैम एमए वाला है, तो लेकिन हमें यूजफुल है हमारे लिए भी ये। चलिए जैसे यही क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट व्हेन दिस इज। चलो ट्राई करके देखते हैं। या मुझे तो कुछ आसान सा क्वेश्चन करा दूं पहले, तो है ना, एक दो क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें पहले एक दो आसान सा क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इस पे आते हैं। देखो जो भी ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 90% ज्यादा क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इसी स्टोरी से सॉल्व हो जाएगा। कहाँ गया वो वाला रैंक वाली स्टोरी से, ठीक है ना, जहां भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही होगी वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ये एक थ्योरम ही है जिसको मैंने लिखा है, तो इसी थ्योरम से सारे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ये रिजल्ट को अप्लाई करना। देखो एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा था अभी, है ना, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 6, और मान लो x - 2y + z इज इक्वल टू 3, और यहाँ से 3x + y + 5z इज इक्वल टू 9, ठीक है। दिस हैज, मान लो तुझसे पूछा, ऑप्शन ए है नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 2 सॉल्यूशन, मतलब ये है इट हैज 0 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कई सारे तरीके हैं डिसाइड करने के, आप पहले डिसाइड करो आसानी, बस उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन दिया हूं कि आप इसको जरा अप्लाई करो उस थ्योरम को। इसके पास कितने सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है, 1 है, 2 है, या इनफाइनाइट है। तो सिंपल आप क्या करोगे, हम लोग
मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, या ए ऑगमेंटेड बी, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो अभी अगर ए ऑगमेंटेड बी लिखे, मैं सीधा ए ऑगमेंटेड बी से स्टार्ट करते हैं। हाँ पहले 2x plus 3y होगा क्या? हाँ 2x plus 3y है। सो 2 3 4 and 1 minus 2 1 3 1 5 और यहाँ आपके पास है 6 3 9। ठीक है, तो ये लाइन जस्ट खींचा है, वो ऑगमेंटेड है, तो इधर ए है और वो बी है, ए ऑगमेंटेड बी लिख दिया। अब आप सिंपली इसको क्या करोगे, आपको रैंक निकालने के लिए क्या तरीका, अब यहाँ पर रैंक निकालना है मुझे इसका, तो रैंक के लिए वो सबसे आसान तरीका है, अब जैसे भी आपको बेटर लगता है उस तरीके से कर सकते हो आप। सो है ना, तुम चाहो तो जैसे 3x3 है तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, या मतलब कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। आसान टेक्निक ये है तुम इसको रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में या रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जितने जीरो बन सकते हैं जीरो बनाओ, 1 बनाओ, बाकी नीचे वाला जीरो बनाओ, 1 बनाओ, बाकी जीरो बनाओ। तुम उस तरह से कोशिश करो। तो जैसे क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखूं कि हालांकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन दोनों का सम ये है ना, जैसे इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा, तो अगर तुम ऑपरेशन लगाओ कि R3 चेंजेस एज R3 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड एक काम करो, R1 को चेंज करो R1 माइनस 2R2, ये भी कर दो, तो क्या होगा देखो जरा। सो अब ये मैट्रिक्स जो है वो बन के आएगी तुम्हारे पास, क्या बन के आएगी R3, तो ये तो ये वाला 0 हो गया और यहाँ 0 हो गया। अब R1 माइनस 2R2, तो R1 को चेंज कर रहे हैं 0 3 माइनस 2 टाइम माइनस 2, कितना हो गया 7 है ना, तो 3 प्लस 4 7, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 6 ये 0 हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ रह दो 1 माइनस 2 1 3। अब एक काम करो, देखो मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना है इकेलॉन फॉर्म में, तो इकेलॉन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो भी जीरो रो है उसको बॉटम में वो है ऑलरेडी, और तुम्हें याद होगा कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट पाइवोट है वो हमेशा, तो उसके इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आ जाएगा, कितना आ गया 1 माइनस 2 1 3 और यहाँ 0 7 2 0 0 0 0 0, तो ये अभी इकेलॉन फॉर्म में आ गया। ये फर्स्ट रो का पाइवोट है, ये सेकंड रो का पाइवोट है, ठीक है ना। यही था ना कि जो पहले रो आ रहा है उसका पाइवोट एलिमेंट फर्स्ट वाले कॉलम में होगा, बाद वाले रो का पाइवोट बाद वाले कॉलम में होगा, ये था, ये तो 0 ही हो गया। तो इसका रैंक 2 है और इसका रैंक 2 है, और आपके पास क्या हो रहा है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि रैंक ए का 2 है। आप ए में देखो, पहले ए में देखो, ये ए है, तो पहले ए का रैंक देखो, और फिर रैंक ए ऑगमेंटेड बी का देखो। अब इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक देखो, देखना क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, सिंपल। सो ये एक्चुअली रो इकोलॉन फॉर्म में है, तो रो इकोलॉन फॉर्म में है, तो यहाँ से इसका रैंक भी 2 आ गई, दोनों इक्वल है। और लेस देन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, लेस देन 3, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, ये हो गया। ऐसे ही कभी ऐसा हो जाए, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर 2 आ जाता, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ जाता, तो ए का रैंक उस केस में क्या रहता, ये ए है, तो ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होगा। लेकिन अगर यहाँ 2 आ गया मान लो, तो इस पूरे मैट्रिक्स में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 हो जाएगा, तो ये भी पाइवोट बन जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो 3 नॉन जीरो रो हो गया, ये 3 इंडिपेंडेंट रोज हो जाएंगे, तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 आ जाएगा। अगर ये नॉन जीरो होता तो इस रो में एक नॉन जीरो मिल गया, मतलब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इकोलॉन फॉर्म इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिंपल ए ऑगमेंटेड बी में 3 नॉन जीरो रो है, तो रैंक 3 हो जाएगी। ए का रैंक 2 है, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3, उस केस में हमारा आंसर होता नो सॉल्यूशन, है ना। अगर यहाँ भी 2 आ जाता फॉर एग्जांपल, तो ये भी वो बनता। अगर ऐसा केस बनता, अभी जो लिख रहा हूँ,
तो इस केस में ए का रैंक भी 3 है, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 है, फिर होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ओके, थोड़े से आगे आता हूँ। नीचे अगर नॉन जीरो रहता तो उसको जीरो बनाना पड़ता है। हाँ, जो भी पाइवट एलिमेंट है उसके नीचे वाले को जीरो बनाना पड़ेगा हमें। कि जो भी पाइवट एलिमेंट क्या है, किसी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, जिसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो बनाने पड़ेंगे। सेकंड रो में ये, इसको जीरो बनाने पड़ेंगे पाइवट के लिए। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे m क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, तो कैसे डिसाइड करें कितने सॉल्यूशन है? तो सिंपल वो रैंक के हिसाब से, रैंक ए रैंक बी इक्वल है और n के इक्वल है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ए रैंक बी इक्वल है लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड बी इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा होगा। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और कुछ आइडियाज आएगा और कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, तो क्वेश्चन करके समझ आएगा। बाकी अगर मान लो ए तुम्हारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, जैसे ए आई जे जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो सिंपल इसमें ये होता है कि ax बराबर g ax बराबर b हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा इसमें? If rank of A equal to rank of, अच्छा determinant is not equal to, ठीक है, अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, इसका मतलब a की रैंक n है और a का रैंक n है, तो a ऑगमेंटेड b का रैंक भी n ही होगा, है ना। तो सिंपल है ये, इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे। तो अगर ये n क्रॉस n का है तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे है। वैसे ही बाकी अब अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है ना, तो पहला पॉइंट ये है, अगर ऐसा हुआ कि डिटरमिनेंट a 0 आ गया, मान लो इसमें, है ना, सिस्टम ax बराबर b की बात कर रहा हूं, तो इसमें a का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो क्या होगा? infinite many solutions हो जाएंगे। नो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना? क्या नो सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेगा। तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है b क्या है। तो अगर डिटरमिनेंट a 0 है और b अगर a के कॉलम स्पेस में है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर b a के कॉलम स्पेस में नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। ये है, ठीक है। तो ये, सो दिस मे हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि ऐसा हो अगर कि जैसे तीसरा पॉइंट कि डिटरमिनेंट a 0 है एंड b बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ a। इसका क्या मतलब है कि b कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं आप b को, मतलब b जो है डिपेंड कर रहा है कॉलम्स पे, तो a का रैंक और a ऑगमेंटेड b का रैंक सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि b तो डिपेंड कर रहा है कॉलम पे, तो b डिपेंडेंट वेक्टर है, तो डिपेंडेंट वेक्टर कभी रैंक में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। तो स्पैन बोलने का मतलब है कि b बिलोंग्स टू, है ना, सो अगर मैं ऐसा लिखूं कि b इज इन एंड b इज इन दिस कॉलम स्पेस ऑफ a, इसका मतलब b डिपेंडेंट वेक्टर है कॉलम्स पे a के, तो वो रैंक में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जो रैंक a का वही रैंक a ऑगमेंटेड b का रहेगा। तो उस केस में कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। देन ax बराबर b हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और भाई चौथा कंडीशन वही इसके अपोजिट आ जाएगी कि डिटरमिनेंट a 0 है एंड b डज नॉट बिलोंग टू कॉलम स्पेस ऑफ a, है ना। जैसे शुरू में मालिक वही लिख देता हूं जो पहले लिखा था। सो यहाँ लिखा था एंड b बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ a, अगर बिलोंग कर रहा है ये, एंड b डज नॉट बिलोंग टू कॉलम स्पेस ऑफ a, देन तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि b कॉलम स्पेस में नहीं है, मतलब b कॉलम्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब b इंडिपेंडेंट है। और b अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो a का रैंक अगर r हुआ तो a ऑगमेंटेड b का रैंक r+1 हो जाएगी, जो कि डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट हो जाएगी तो नो सॉल्यूशन आ जाएगी। तो देन ax plus b हैज
नो सॉल्यूशन, ये चीज है। इनफैक्ट इन जनरल भी होगा, है ना, वो चीज है। अच्छा, ए का रैंक अगर n है तो सारे इंडिपेंडेंट है, तो बी जो होगा वो डिपेंडेंट ही होगा, ये पक्का है ना। ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, ठीक है ना, ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, इसका क्या मतलब है, सारे कॉलम इंडिपेंडेंट है और वो n इंटू n प्लस वन की मैट्रिक्स है, तो वो डिपेंड ही करेगा उस पे, है ना। बी हैज टू, बी हमेशा कॉलम स्पेस में होगा ही, क्योंकि क्योंकि रैंक तो अलग कर नहीं सकता वो, ठीक है। एनीवे, ये तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं होमोजेनियस। अच्छा, ये तो हो गया नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, है ना। एक हमने पढ़ा था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल टू 0। अब देखो, तो जीरो वेक्टर किसी वेक्टर में आ जाए तो क्या होता है, वो वेक्टर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पूरा सेट क्या हो जाता है, डिपेंडेंट। तो यहाँ b को मैंने 0 कर दिया, तो मतलब b हमेशा डिपेंडेंट रहेगा दूसरों पे, क्योंकि वो डिपेंडेंट मिल जाएगा ना। b कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, वैसा जहां भी 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 आने से वो डिपेंडेंट ही हो जाएगा। कोई भी सेट जिसमें 0 है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड b हमेशा इक्वल आएगी इस केस में। क्यों, समझो फिर से। जैसे a ऑगमेंटेड b में क्या है, a है, अब b तो 0 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि रैंक a और रैंक a ऑगमेंटेड हमेशा इक्वल ही रहेगी, क्योंकि 0 वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर एक्चुअली, तो वो कोई रैंक में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। या ऐसे भी तुम्हें दिख रहा होगा कि x बराबर 0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन तो होगा ही, है ना। सो ये है कि दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर कोई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, x बराबर 0, x बराबर 0 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि a इंटू 0 मैट्रिक्स बराबर 0, तो 0 तो हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ मेनली पूछा ये जाता है, तो यहाँ दो तरह के सिचुएशन है कि लाइक पहला, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा भाई, तो इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है तो ये फुल रैंक है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बाकी थ्योरम जो वहां था वो होल्ड करेगा यहाँ भी, ठीक है ना। अभी मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि तो हमेशा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा ही। अगर ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो aij n क्रॉस n, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ ax बराबर 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब x बराबर 0 ही अकेला सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और वो तो इन जनरल भी था, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 0, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड दूसरा क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट तुम्हारा 0 हो गया तो भी यहाँ पे, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है, तो ये होमोजेनियस सिस्टम है तो 0 वाला एक सॉल्यूशन तो है ही, और डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब रैंक n से कम होगा, और रैंक n से कम होगा और b मैट्रिक्स 0 है तो रैंक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मतलब a और a ऑगमेंटेड b का रैंक हमेशा इक्वल आएगा, और वो लेस देन n आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक n से कम है। तो मतलब हमेशा इसका क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ ax बराबर 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है, हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब 0 सॉल्यूशन के अलावा भी ये ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ट्रिवियल देख के पता चल रहा है कि x बराबर 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ऑब्वियस है कि x बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या मैं बोलूं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आएगी, जब डिटर्मिनेंट a 0 होगा। लेकिन ये n क्रॉस n की बात कर रहा हूं, बाकी m क्रॉस n है तो वही स्टोरी चलेगी जो पहले थी, ठीक है ना।
अभी यहाँ पर आपने कैसे बताया कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अगर है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और लास्ट स्लाइड में आपने क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर 0 आता है तो नो सॉल्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है। जी तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू क्या है, बी है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। जी इसीलिए वहां जीरो है, तो जीरो है तो ये बी एक्चुअली जीरो वेक्टर हमेशा डिपेंड होता है। बी वेक्टर अगर इंडिपेंडेंट हो गया ए के कॉलम से तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा ठीक। और सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? हाँ सही बात है, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, सही बात है। होमोजेनियस में सिर्फ कंसिस्टेंट हो जाएगा। हाँ वो कंसिस्टेंट ही होगा क्योंकि उसके पास जीरो सॉल्यूशन हमेशा है, चाहे डिटर्मिनेंट जीरो हो या ना हो, है ना, यूनिक सॉल्यूशन तो ये है। अच्छा ये तो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, चाहे डिटर्मिनेंट जीरो हो या ना हो, यस यस। ये तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। सो दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये जो ax बराबर 0 है इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंट सिस्टम, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा अभी एक्चुअली रह गया, जैसे मैं थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आप ये असाइनमेंट ट्राई करके आना, वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रैंक वाला भी था और वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी एक क्या है कि एक और आता है, तो ये तो डिटरमिनेंट का रोल हो गया जो सिलेबस में लिखा हुआ है। एक आता है सिंपल आपके पास, हाँ यूनिक सॉल्यूशन तो 0 के अलावा एक सॉल्यूशन होगा ना? नहीं नहीं नहीं, यूनिक सॉल्यूशन ही जीरो सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन ही जीरो सॉल्यूशन है, इसके पास एक ही सॉल्यूशन है और वो सिर्फ जीरो सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसके पास। नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसमें। वो जीरो सॉल्यूशन ही यूनिक सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और इसके बाद दो सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे, टू सॉल्यूशंस कभी नहीं आएंगे किसी सिस्टम में, चाहे होमोजेनियस हो ना होमोजेनियस हो, या 0 1 इनफिनाइट। लेकिन यहाँ पे राइट साइड जीरो होने की वजह से नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जीरो वेक्टर जीरो एक सारी वैल्यू जीरो पुट कर दो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, तो जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि जीरो ही एक सॉल्यूशन है। आपको पता होगा ना, देखिए हम लोग ये लोअर क्लास में पढ़ते थे कि ax बराबर b है और a का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उस केस में जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू क्या होती है, a इनवर्स b, यही सॉल्यूशन है ना। और ये इफ एंड ओनली इफ होता है, कब, अगर ऐसा होगा तो ये गिवन है तब, ठीक है। तो ये सिचुएशन में कि a अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये बोल रहा हूं कि इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो देन, यहां पे अभी जो डिटर्मिनेंट की सिर्फ तभी बात होगी जब n क्रॉस n का मैट्रिक्स, मतलब n इक्वेशंस एंड n अननोन्स, तब जाके। अदरवाइज m इक्वेशंस n अननोन्स हैं, मतलब डिफरेंट इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल डिफरेंट है, तो सिर्फ रैंक के थ्रू हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन है, तो हम डिटर्मिनेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, ये है, ठीक है। कोई तो भी मेथड अगर फॉलो कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा ना सर? जी जी, उस देखो ये एक्चुअली हवा में बात करने से नहीं होगा, आप जब क्वेश्चन 10 20 50 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड है। अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि नहीं एक कर दो सारा हो जाएगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, ये सिर्फ बात बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप सॉल्व करके देखो 50 100 क्वेश्चन, फिर मुझसे आप डिस्कस करो कि कौन सा मेथड आपको बेटर लग रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। कोई भी एक अप्रोच से हो सकता है, लेकिन वो आपसे तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ मैंने थ्योरी बता दी अब एग्जाम में जाके क्वेश्चन कर रहे हो, तो एग्जाम में नहीं होगा आपसे। जब तक आप घर पे 100 200 क्वेश्चन एक टॉपिक को नहीं कर रहे हो, आप 50 को 100 क्वेश्चन कम से कम, तो आपसे एग्जाम में नहीं होगा क्वेश्चन, सिंपल। तो घर पे आपको पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप सॉल्व करके देखो, असाइनमेंट इतने सारे हैं ड्राइव में,
आप सॉल्व करो, देखो कि कौन सा टेक्निक वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है, फिर जो नहीं हो रहा है वो डिस्कस करो, तभी आप सीखोगे। ये है, तो आप ट्राई करके आओ। क्वेश्चन जो दूसरा असाइनमेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, वो भी ट्राई करके आप आओ और फिर बात करते हैं। सो अभी मुझे लगता है ना आज ही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा रह गया ना, अभी थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और इसमें जो सिलेबस था एक्चुअली वो सिलेबस तो इसमें थोड़ा सा ये था, ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये असाइनमेंट ट्राई करके आना दूसरा वाला, ठीक है ना, पहला दूसरा कंप्लीट करके आना। बाकी ये नेक्स्ट क्लास में थ्योरी कराऊंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब करा चुके हैं, वेक्टर स्पेस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बेसिस डायमेंशन, ये है नहीं आपके सिलेबस में ये। तो ये 3 टॉपिक हम कर चुके हैं, ये 2 अभी किया है हमने, मतलब ये लास्ट क्लास में किया, ये अभी किया है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके कुछ पार्ट बाकी है, जैसे सिलेबस में खोल रहा था ना, तो सिलेबस अगर ओपन करूं तो ये जो सिलेबस है इसमें ना सिलेबस था, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। क्वेश्चन ही एग्जाम निकलवाएगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व घर पे हो रहे हैं तो एग्जाम में भी होंगे, ये है। तो अभी हमने ना ये पार्ट से अभी डिस्कस किया, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है ना, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यही प्रॉपर्टीज रैंक वाला था कि ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल होना चाहिए। फिर ये है यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यूज ऑफ डिटर्मिनेंट यही बता रहा था मैं कि n क्रॉस n की सिस्टम है, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ax बराबर b में कुछ भी हो सकता है, ax बराबर 0 में है ना, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। डिटर्मिनेंट 0 है तो ax बराबर b सिस्टम में मे बी 0 सॉल्यूशन और मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये है ax बराबर 0 है, होमोजेनियस है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इट विल ऑलवेज हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये चीज है। अभी बाकी ये रह गया क्रैमर्स रूल, तो ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। तो क्रैमर्स रूल और ये वाला पार्ट तो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, थ्योरी एटलीस्ट कंप्लीट कर देंगे इसका। तो ये इतना सारा पार्ट हमने यहीं से स्टार्ट किया था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लास्ट अगली क्लास में जो थ्योरी कराऊंगा तो उस थ्योरी में ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी निकल के आएंगे, जैसे क्लास में सिर्फ थ्योरी कराते तो बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे आज ही कर रहे थे हम असाइनमेंट डिस्कशन, तो कुछ चीजें याद आ रहा था, ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम भी है, तो वैसे करें कुछ रिजल्ट्स याद आते हैं। तो वो रिजल्ट याद रखने से फायदा ये है कि वहाँ प्रूव नहीं करना पड़ता है, ये चीजें है ना। तो चलो अभी आप प्रैक्टिस करके आओ, जो भी यहाँ तक हो गया है, बट ये पार्ट छोड़ के बाकी असाइनमेंट आप ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट वो 2 असाइनमेंट कंप्लीट करना जो मैं अभी दिखा रहा था, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रैंक वाला और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला। तो ये सॉल्व करके आओ दोनों असाइनमेंट, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर इसकी थ्योरी करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। कल 6 to 9 जो क्लास होगी तो उसमें हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टार्ट करेंगे, और कॉन्फिडेंस इंटरवल कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। सो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट कल कंप्लीट कर ले, ठीक है। कॉन्फिडेंस ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये एस्टिमेशन कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, परसों लीनियर अलजेब्रा का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा इसका, फिर क्वेश्चंस करना रहेगा। उसके बाद 3-4 क्लास इसमें लगेंगे टेस्टिंग में, ठीक है। सो चलो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। सर गुड नाइट।